बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं शेर से दोस्ती करोगे तो वो संघर्ष करना सिखला ही देगा। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें तो हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देकर सफल किसान बनना सिखाएंगे। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती अपनाकर जीवन और पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं। प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। जैविक खेती अपनाकर जीवन और पर्यावरण दोनों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2027 तक सरकार ने राज्य को जैविक बनाने का लक्ष्य रखा है। रासायनिक उर्वरकों से निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इससे किसान टिकाऊ खेती को अपना सकते हैं। किसान भाई, सफेद मक्खी रस चूसने वाले कीट हैं जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण पत्तियों में पीलापन आ जाता है और पत्तियां सूखने लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए एसिडामिप्रिड 1 ml 2 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी किसान बंधु जो है, अगर मान लीजिए उनके खेत में चूंकि ये वायरस को ट्रांसमिट करता है तो इसके लिए भी रस चूसने वाले जो कीट है एसिडामिप्रिड है, तो उसका हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि 1 ml 2 लीटर पानी में घोल बना करके उसको 15 दिन के अंतराल पर अगर छिड़काव करते हैं तो उससे हम जो है ये रस चूसने वाले कीटों और सफ़ेद मक्खी का भी नियंत्रण कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव लगाएं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका pH 5.5 से 6.8 हो। अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग जरूरी है। मिट्टी का हल्का एवं भुरभुरा होना चाहिए। बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें और सिंचाई प्रति सप्ताह करें। किसान भाई, टार जमीन में फसल की निकौनी के लिए पैगहो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है प्याज फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप प्याज की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करें। इसके लिए गोबर खाद में 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। इस मिश्रण को नर्सरी और खेत दोनों जगह दिया जा सकता है। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि जैविक तरीके से खेती की जाए ताकि कम लागत में ज़्यादा आमदनी हो सके। ये अपने परिवार के सहयोग से ही खेती करते हैं और अच्छी उपज कर लेते हैं। सर, इसमें अलग तरफ से ये कर रहे हैं, जैसे मैंने ड्रिप लगवाया, मल्चिंग है, जिससे मेरा जंगल नहीं इसमें नहीं हो पाता है और इसमें पानी की बचत है, पानी कम लगता है, लेबर का कॉस्ट खर्चा कम होता है, फिर ऊपर से जो जंगल जो होता है वो नहीं हो पाता है। इसमें हम मेरा पानी बचत है और जो इसका जो प्रोडक्ट है सर ना, थोड़ा अच्छा से होता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, देखा आपने कृषि समाचार में कृषि जगत से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें, मौसम का हाल और मंडी का भाव। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। आज हम सब बातें करेंगे अमृत कृषि प्रणाली के बारे में। क्या है ये कृषि प्रणाली? इसमें हम सभी बाजार पर आधारित नहीं रहते हैं अपने उत्पादों के लिए। बाजार जाके खाद या कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का ही हम वैज्ञानिक उपयोग करके अपनी खेती करते हैं और इसमें प्रकृति या वातावरण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अमृत कृषि प्रणाली से क्या लाभ है, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अमृत कृषि प्रणाली से होने वाले लाभ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र दीपदायन के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार। आज का विषय हमने लिया है अमृत कृषि प्रणाली से होने वाले लाभ। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अमृत कृषि प्रणाली है क्या और इसका लाभ हमारे किसान भाई कैसे लेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो परंपरागत खेती की प्रणाली होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हम रासायनिक खादों का, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रासायनिक रोगनाशी एवं कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं।
जिससे हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही है, जो मृदा की उर्वरता है और जो अपनी उसकी जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आई है। मृदा के स्वास्थ्य किसी भी फसल की उपज को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो जो हमारी अमृत कृषि प्रणाली है वो हमारी परंपरागत खेती से अलग रसायन मुक्त और प्रकृति एवं पर्यावरण के अनुकूल एक कृषि प्रणाली है, जिसमें हम प्राकृतिक रूप से जो पर्यावरण के विभिन्न घटक होते हैं उनके बीच में जो प्राकृतिक सामंजस्य पाया जाता है उसकी नकल हम अपने खेतों में करते हैं, जिससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करते हुए कम लागत में ही हमारे जो फसल है, जो हमारे पौधे हैं, उनकी जो विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता है। तो चूँकि एक रसायन मुक्त खेती होती है तो इसमें हमारे जो भी हानिकारक रसायन हैं उससे हमारा जो मृदा है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उससे जो रसायन होते हैं उससे बचे रहने के कारण, और इसके साथ ही साथ हमारी एक जो स्वस्थ फसल होती है, रसायन मुक्त जो उपज प्राप्त होती है उससे हमारे मानव स्वास्थ्य में भी अच्छा असर पड़ता है। वहीं अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है समय के साथ साथ, और उसके साथ ही साथ हमारे जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है विभिन्न प्रकार के रासायनिक उपादानों के कारण उसमें भी कमी आती है। प्रकृति का जो हमारे सामंजस्य होता है विभिन्न घटकों का वो भी बना रहता है, और धीरे धीरे हमारे जो खेत की क्षमता होती है, उर्वरता होती है, मृदा स्वास्थ्य होता है, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अमृत जल क्या है और इसका उपयोग किसान भाई कैसे करें। किसान भाइयों, अमृत कृषि प्रणाली जो होती है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों पर निर्भर करती है। इसमें से एक है अमृत जल और दूसरा है अमृत मिट्टी। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे दही बनाने गोमूत्र का इस्तेमाल करना होता है। किसान भाइयों, यथासंभव इसके लिए हम जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनके गोबर और उनके गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अनुसंधानों में ऐसा पाया गया है कि भारतीय नस्ल की जो गाय होती हैं उनके गोबर और गोमूत्र दोनों में ही जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या होती है वो विदेशी नस्ल की गायों या क्रॉस ब्रीड की गायों के गोबर और गोमूत्र की तुलना में ज़्यादा बेहतर पाई गई है। इसके लिए हम 1 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, गोमूत्र 1 लीटर और इसके साथ ही 50 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, और इसे पूरी मात्रा को हम 10 लीटर पानी में घोलते हैं। किसान भाइयों, यथासंभव जो गुड़ होता है वो जो बिना प्रोसेस किया हुआ गुड़ होता है, जिसमें किसी प्रकार का रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो रंग में काला होता है, ऐसे गुड़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के घोल के हमको 3 दिन के लिए रखना होता है। प्रत्येक दिन इसे हमें घड़ी की सुई की दिशा में दिन में 3 बार 12 बार घुमाना है, और घड़ी की सुई की चलने की उल्टी दिशा में 12 बार घुमाना है। तो 3 दिनों तक हमें ये प्रक्रिया करनी होती है। इस फूल को हमें ड्रम में भर के और छायादार स्थान पर रखते हैं, और प्रत्येक दिन इस प्रक्रिया को हमें दोहराना होता है। किसान भाइयों, चौथे दिन ये जो हमारा पूरा घोल होता है वो प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। इसके प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, जो प्रयोग की विधि होती है, तो इसे हम 2 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी खड़ी फसल है उसमें हम सिंचाई जल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सिंचाई जल में प्रयोग करने की बात करते हैं तो हम इसे एक ड्रम में भर लें छान के, और आधा इंच का जो नल होता है उसे उसमें फिट कर दें, और उसके बाद सिंचाई जल के साथ ही इसे प्रवाहित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे खेत में फैल जाता है। किसान भाइयों, अगर हम इसके मात्रा की जो अंतराल होता है, किसान भाइयों, अमृत मिट्टी एक मानव निर्मित मिट्टी होती है। जैसे कि हमारे जंगल क्षेत्रों में हम साथ जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो गिरती रहती हैं, और जो वातावरण से जो हवा, पानी ये सब प्राप्त होता है ज़मीन में, उसके द्वारा एक धीरे धीरे समय के साथ एक मृदा स्वरूप संरचना का धीरे धीरे निर्माण होता रहता है। तो इसी पूरी प्राकृतिक जो प्रक्रिया होती है उसका जब हम अपने खेतों में नकल करते हुए एक प्रकार की मृदा को तैयार करते हैं, जो हमारी उपज जो हमारी खेती होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, तो इसे ही हम अमृत मिट्टी का नाम देते हैं। अमृत मिट्टी में मुख्य रूप से हमारा जो जैविक कचरा होता है या जो बायोमास होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं गाय के गोबर और गोमूत्र के साथ। तो इसको हम तैयार करने के लिए इसके विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें जो पहला चरण होता है वो होता है अमृत जल का निर्माण करना। किसान भाइयों, जैसा हमने भी अमृत जल को तैयार करने की विधि बताई, उस प्रकार से हम 1000 लीटर अमृत जल को तैयार कर लेते हैं, और इसके साथ ही साथ हम 80 किलोग्राम जैविक कचड़े का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा जैसा झारखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अच्छी मात्रा में जंगल से हमें जैविक पदार्थ
जैविक कचरा ये प्राप्त हो सकता है। जो घरों से हमारे निस्तारित होने वाले जो जैविक कचरे हैं उसका भी इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं। तो न सिर्फ हमारे जो घरों से निस्तारित होने वाले जैविक कचरे हैं उसका सही प्रबंधन हो जाता है, बल्कि वातावरण का जो प्रदूषण उससे फैलने वाला होता है उसमें भी। किसान भाइयों, इसके बाद हम जो ये जैविक कचरा है उसे निकालते हैं और जो हमारा खेत होता है उसमें 10 फुट लंबाई, 3 फुट चौड़ाई और 1 फुट ऊंचाई का इसमें हम ढेर तैयार करते हैं। और इस ढेर को हम 7 दिन के अंतराल पे अगले 30 दिनों तक लगातार पलटते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार अगर मृदा में इसमें ढेर में नमी है, उसकी कमी नज़र आती है तो अमृत जल का हम छिड़काव करते रहते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद 30 दिन के बाद हमें जो है इसमें विभिन्न प्रकार के 300 ग्राम बीज, जिसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता हो, अलग अलग फसलों के बीज हों, अलग अलग जो हमारे पौधे हैं उनके बीज हों, उसको हम इसमें बिखेर देते हैं और इसके ऊपर लगभग 2 इंच मोटी जो सूखी घास होती है उसको अमृत जल में भिगो के इसका आच्छादन कर देते हैं। उसकी जो उर्वरता है वो हमेशा बनी रहती है और इसे एक ही बार हर खेत में अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमें आगे इसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे संसाधनों का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही कम होता है जो हमारी परंपरागत खेती है उसकी तुलना में, और सारे संसाधन ये हमारे खेत पे ही उपलब्ध हो जाते हैं, जिसका प्रयोग करके हम अमृत मिट्टी और अमृत जल ये दोनों ही तैयार करते हैं, जो कि हमारी मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में हमेशा सहायता करता है। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। गेहूं की जो फसल है वो सिंचाई आधारित कृषि है, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ खाद की जरूरत होती ही है, तो खादों पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो आइए देखते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं फसल में खाद, सिंचाई एवं खर प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। मनोज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मनोज जी, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है गेहूं फसल में खाद, सिंचाई एवं खरपतवार के नियंत्रण करना, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गेहूं फसल में खाद का प्रयोग कब करना है और कितने समय पर? किसान भाइयों, आप सभी लोग जो है गेहूं की जो खेती किए हैं उसमें जो गोबर की खाद थी आपने तो जो है लगभग 50 से लेकर के 100 क्विंटल गोबर की खाद आपने दे चुके हैं। इसके साथ साथ आप अगर अधिक पैदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिकमेंडेड डोज है पहले की अपेक्षा भी आजकल नया संशोधित किया गया है, तो उसमें बोला गया है कि आपको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग जो है 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, ये जो है समय पर और सिंचित अवस्था में देने के लिए, और समय पर असिंचित अवस्था में देने के लिए आपको 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, और असिंचित अवस्था और देर की अवस्थाओं में 90-30-20 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास। तो इसको जो देते हैं तो इनको कहा जाता है कि आप शुरू में आप जो है नाइट्रोजन का जो है 1/3 देंगे, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा देंगे। तो फास्फोरस पोटास की जो पूरी मात्रा देना है, यहाँ पर जो फास्फोरस बताया गया है कि आपका लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस रहेगा, 40 किलोग्राम पोटास, इसकी पूरी मात्रा दे देंगे। अर्थात आप 60 किलोग्राम जो फास्फोरस है आपको लगभग ये 132 किलोग्राम DAP की ज़रूरत पड़ेगी और MOP की ज़रूरत पड़ेगी लगभग 67 किलोग्राम। और जो यूरिया की बात होती है समय पर जो दे रहे हैं सिंचित अवस्था में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन बोलते हैं, तो उसमें तो कुछ मात्रा आपका DAP के रास्ते से चला जाता है और जो रेस्ट बचता है उसको 3 टुकड़े कर देते हैं। तो आपका बुआई के समय लगभग आपका 58 किलोग्राम नाइट्रोजन ये यूरिया देंगे और लगभग 110 किलोग्राम यूरिया आपका बुआई के 21 दिन के बाद। फिर बुआई के लगभग 42 दिन से लेकर 45 दिन पर आप जो है फिर से 110 किलोग्राम यूरिया देंगे। इससे आपका पूरा मात्रा मिल जाएगा सिंचित अवस्था के लिए। और सिंचित और देर से अगर लगाते हैं तो वहाँ पर 120, 60, 40 जो बात करते हैं तो उसमें तो बराबर है दोनों जगह जो है DAP और ये पोटास,
लेकिन यूरिया की मात्रा वहाँ पर 35 किलोग्राम आपका जो है देंगे साथ में बुआई के समय, और लगभग आपका 88 किलोग्राम यूरिया 21 दिन के बाद, फिर 21 से लेकर के 42 दिन के बाद आप फिर से 88 किलोग्राम दे देंगे। और लास्ट में जो बचता है आपका जो है असिंचित है, देर से है, तो वहाँ पर 90-30 आपका 20 के रेशियो में NP के जो रिकमेंडेड है, तो वहाँ पर आप देंगे लगभग यूरिया की मात्रा 172 किलोग्राम रह जाएगा, और DAP आपका 66 किलोग्राम, MOP आपका जो है लगभग 33 किलो। सिंचाई गेहूं में बहुत ज़रूरी होता है और हमारे झारखंड के लिए तो यहाँ पर पानी की बहुत आवश्यकता है। तो ये सिंचाई के लिए आपको लगभग 6 सिंचाई अगर देते हैं तो 6 सिंचाई में आप पहला होता है क्राउन रूट इरिटेशन स्टेज और क्राउन डेवलपमेंट स्टेज, और ये उसके ब्रांचिंग स्टेज और टेलरिंग स्टेज, और उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज, और फिर उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज आएगा, मिल्किंग स्टेज आएगा। इन सब में पानी बहुत ज़रूरी होता है। गेहूं में पानी की इसकी कमी हो जाने से हमारे यील्ड पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारे पास सिंचाई अच्छा है तो हम उसको लगभग 15 से लेकर के 20 दिन पे आपको ज़रूर पानी देते रहना चाहिए, और इससे हमारा गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ता है, और कमी करने से हमारा उत्पादन पर ये एक लॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहता है, तो इसलिए पानी यहाँ देना जरूरी है। देखिए, गेहूं में खरपतवार अगर हम उस ठीक ढंग से अगर नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा 30% उपज गिरने की संभावना रहती है। तो उसमें जो गेहूं में खरपतवार अधिकतर रहते हैं तो आपका जो है जैसे कृष्णनील है, सत्यानाशी है, जंगली जई है, ये आपका बथुआ है, कटीली, ये तिलखुरी है, और अलग अलग तरह से जो है गेहूँ का मामा है, ये तरह तरह के उसमें खरपतवार आते हैं। कुछ चौड़े खरपतवार आते हैं, कुछ सकरे खरपतवार आते हैं। पोस्ट इमरजेंसी मतलब कि बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, तो उस समय आपको खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जैसे मेटासल्फ्यूरान, कार्बोफ्यूरान या जो है आपका वीडमार है या सल्फोसल्फ्यूरान है, और इस तरह से ये खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है जो कि आपके खरपतवार को नियंत्रित कर सकेंगे। तो आपको शुरू में ही आपको प्री इमरजेंसी के रूप में पेंडिमेथलिन का उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे आपका खरपतवार नियंत्रित हो जाए। देखिए, गेहूं की फसल हम लोग की तैयार हो रही है, इसमें हम लोग को सिंचाई की कमी नहीं करना है, सिंचाई हमें समय समय पर देते रहना है। जो कि आपका ये उर्वरक की बात है, तो उसका जो शुरू में आपने जो दे चुका है, जो रेस्ट अमाउंट है उसको आप जो है 21 दिन और 45 दिन पे आप ज़रूर दें जो है। और जो लोग जो है खरपतवार के लिए दवाई नहीं उपयोग किए हैं अभी तक, तो वे लोग जो है पोस्ट इमरजेंसी वाली दवाइयाँ जैसे विडमार है या टिकोडी है, इनको आप बाजार से लेकर के आप उसका घोल बना करके छिड़काव मारें, जिससे खरपतवार रहित पौधा जल्दी अच्छा विकास करता है। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर गेहूं की अच्छी फसल लेनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते ये निवेदन करूंगी कि आप हमारा पता अवश्य नोट कर ले ताकि आप अपनी बातें हम तक लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।